हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विस स्पॉट। मैं रोहुल अमीन। आज हम लोग 68th बीपीएससी पीटी के लिए करंट अफेयर्स पार्ट 3 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 पहले हो चुका है, जो हमारे टेलीग्राम यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, उसे देख लेंगे। पार्ट 3 के अंतर्गत भी हम लोग 20 प्रश्न करने जा रहे हैं, जो बहुत ही उपयोगी है। चलिए, और कॉपी पेन लेके बैठें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें। बार बार कहना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूँ, याद दिलाना पड़ता है, आप ही लोग भूल जाते हैं। और बैठ के किसी भी प्रश्न को सॉल्व करें। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न संख्या 41। तो अगला प्रश्न है 41। इसमें कहा गया है, द्रौपदी मुर्मू का भारत के राष्ट्रपति की सूची में क्रम क्या है? ऑप्शन ए 14, बी 15, सी 16, डी 17। ई ऊपरी में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए, इधर ही बनी है और मुझे लगता है कि आप लोगों को याद होना चाहिए। फिर भी कोशिश करें, माइंड को निचोड़े, दिमाग को निचोड़े गन्ने की तरह। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। इसका सही उत्तर है बी 15वां। अब इनके बारे में कुछ मुख्य बातें जान लें, क्योंकि राष्ट्रपति हैं। इनका जन्म 20 जून 1958 को हुआ था। वर्तमान में 64 वर्ष की हैं। और जन्म कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा के मयूरभंज में। और इनके पारिवारिक कुछ जानकारी रख लें। इनके पिता का नाम बिरांची नारायण टुडू थे और पति का श्याम चरण मुर्मू। और पर्सनल लाइफ में ये 2015 से 2021 तक जो है ना, झारखंड की माननीय राज्यपाल भी रही हैं। और 2007 में उड़ीसा विधानसभा द्वारा इसको सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए लिख लें। और ये झारखंड की एक ख्याति इसके नाम और भी है। ये झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का खिताब इनके नाम है। और भारत की कितनी हुई? दूसरी महिला राष्ट्रपति हुई। पहली थी प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल, और ये दूसरी महिला राष्ट्रपति। इसके साथ ही एक और रिकॉर्ड है, जो सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनी है। ये भारत की आज़ादी के बाद पैदा होने वाली जो प्रथम राष्ट्रपति है, वो ये बनी है, और कम उम्र की राष्ट्रपति भी बनी है। और ये शपथ ग्रहण कब की थी? इसका भी डेट को नोट कर लें। 25 जुलाई 2022 को शपथ ग्रहण की थी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई सस्पेंस, कोई कंफ्यूजन तो आप कमेंट कर देंगे। जो भी सवाल आपके मन में आएंगे कमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। इसमें कहा गया है, इसरो ने किस प्रक्षेपण यान द्वारा सिंगापुर के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की निचली कक्षा में स्थापित किया? तो इसका ऑप्शन ए है PSLV C49, बी में है PSLV C51, सी में है PSLV C52 और डी में है PSLV C53 और ई में ऊपरी में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए कोशिश कीजिए बताने का। ठीक है, बता देता हूं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी PSLV C53। इसको जो इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C53 के जरिए सिंगापुर के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की एक निचली कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। और ये कब किया गया? 30 जून 2022 को। 30 जून 2022 को कितने उपग्रह? 3 उपग्रह। कहाँ का? तो सिंगापुर का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 43। 43 में कहा गया है, हाल ही में वामपंथी गुस्तावो पेट्रो किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? क्या नाम है? वामपंथी गुस्तावो पेट्रो किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? ऑप्शन ए बोलीविया, ऑप्शन 2 कोलंबिया, ऑप्शन सी जिम्बाब्वे, ऑप्शन डी पेरू। ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक।
ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे रेगुलर तो मुझे लगता है कि उत्तर आपके दिमाग में या आसपास आपके घूम रहे होंगे। चलिए बताता हूँ, इसका सही उत्तर है बी, कोलंबिया। सॉरी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन 44 में अभ्यास के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इस कीवर्ड पे ध्यान रखना। सही है, सही नहीं है, सत्य है, असत्य नहीं है, असत्य नहीं है, असत्य है, ऐसे ऐसे घुमाने के लिए आयोग आपको देंगे। तो इस टर्म एंड कंडीशन को देखना है और गौर से क्वेश्चन को पढ़ना है, वरना जानते हुए भी आप गलत कर जाएंगे। तो इसका एक में है यह सॉरी, यह हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है। दूसरा में है इसका निर्माण इसरो ने किया है। तीसरा में है यह स्वदेश निर्मित है। और इसका ऑप्शन में दिया गया है ए में केवल 3, बी में केवल 1, सी में केवल 2, डी में केवल 1 और 3। चलिए इसमें से, और ई में उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक, कौन सा है? इसमें 1 और 3 तो सही है, और क्वेश्चन का डिमांड है सही नहीं है, तो 2 सही नहीं है। अब 1 और 2, 3 सही है, तो यहाँ कह रहा है यह हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है, सही है। यह स्वदेशी निर्मित है, ये भी सही है। अब इसका निर्माण इसरो ने किया, 2 में ये गलत है। तो कौन किया? इसरो ने नहीं किया तो DRDO ने किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 45 क्वेश्चन नंबर 45, इसमें ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन वर्ष 2023 में कहाँ प्रस्तावित है? ऑप्शन ए चीन, बी रूस, सी ब्राजील, डी दक्षिण अफ्रीका, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए कोशिश कीजिए जल्दी जल्दी। इसका ऑप्शन सही उत्तर है डी दक्षिण अफ्रीका। अब यह सवाल उठता है कि ये कितनवां था? 15वां सम्मेलन था 2023 में, इसको कहा जाएगा 15वां सम्मेलन था। अब इसका गठन से भी सवाल उठ सकते हैं, इसका गठन कब हुआ? इसका गठन 2009 में रूस में हुआ था। इसके सदस्य कितने थे? तो शुरुआत में इसके सदस्य 4 थे, केवल 4। कौन कौन? ब्राजील, रूस, भारत, चीन। लेकिन बाद में इससे अफ्रीका जुड़ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 46 में प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन G7 का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी इटली, और ई में उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए कोशिश कीजिए। हाँ, तो इसका सही उत्तर है आंसर ए, मतलब रूस इसमें सदस्य नहीं है। अब है कौन कौन, इसको याद रखने की चीज है। तो G7 में एक कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। आप नोट कर लें, इसको इम्पोर्टेंट है। आपको जब पता ही नहीं रहेगा इसमें सदस्य देश कौन है, अगर कूट में ऑप्शंस में आपको देंगे कौन है कौन नहीं है, तो आप उसको क्या करेंगे? क्वेश्चन तो गलत ही करेंगे ना। जैसे ये क्वेश्चन दिया है कौन सदस्य नहीं है, आपको जो है उसी का पता नहीं रहेगा तो फिर आप कैसे देंगे कि ये नहीं है? जैसे ऑप्शन आपको याद रहेगा तो फिर रूस आप पकड़ लेंगे। तो ये 7 देश कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, नोट कर लें। ठीक है, उसके बाद
G7 का 48वां शिखर सम्मेलन जून 2022 में जर्मनी में स्लॉस एल्मो में हुआ था। कहाँ? जर्मनी में स्लॉस एल्मो एक स्थान है। कब हुआ? जून 2022 में। कितना हुआ? 48वां शिखर सम्मेलन। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 47 में प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक रिपोर्ट 2022 में भारत को कितने पायदान पर रखा गया? वैश्विक शांति सूचकांक रिपोर्ट 2022 में भारत को कितने पायदान पर रखा गया? चलिए, ऑप्शन ए 129, बी 131, सी 135, डी 139, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए कोशिश कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 135 भारत का स्थान है। अब इसको जारी कौन करता है? सवाल तो उठेगा ना, तो उसका भी नाम आप लोग को पता होना चाहिए। ये सिडनी में है और इसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये 2010 की ग्लोबल पीस रैंकिंग में 135वां स्थान भारत का आया है। और जैसे ही भारत का स्थान आएगा तो वहाँ ये भी पूछा जा सकता है कि इसका प्रथम स्थान किसका आया। तो प्रथम स्थान आप लिख लें, आइसलैंड का आता है, और द्वितीय न्यूजीलैंड, तृतीय आयरलैंड। तो द्वितीय तृतीय ऐसे ही वर्बली याद रख लें, लेकिन अधिकतर प्रथम स्थान को पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 48 में क्वेश्चन कहता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के लिए निर्वाचित अध्यक्ष कसावा कुरुसी किस देश के राजनयिक थे? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के लिए निर्वाचित अध्यक्ष कसावा कुरुसी किस देश के राजनयिक थे? ऑप्शन ए इक्वाडोर, बी माल्टा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी हंगरी, और ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए कहाँ का था? इसका सही ऑप्शन है डी हंगरी। ठीक है, जो 77वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए कसावा कुरुसी, वो हंगरी के थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 49 में कहा गया है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जारी किया जाता है किसके द्वारा? तो ऑप्शन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, बी में है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा, सी में है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा, डी है वर्ल्ड बैंक द्वारा, और ई में उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए कोशिश कीजिए, कौन सा है? क्विक। ठीक, कौन बनेगा ज्ञानपति में आपका समय समाप्त होता है। चलिए इसका सही उत्तर है बी। इसको शॉर्ट फॉर्म में IMD बोलते हैं, IMD, और फुल फॉर्म में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा। और ये कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में। इसमें भारत का कितना स्थान आया है? 37वां स्थान है, और प्रथम स्थान पे डेनमार्क है। चलिए, और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। हाँ सॉरी, इसमें और कुछ जान लीजिए आप लोग, ये क्यों ऐसा जो है प्रतिस्पर्धा जारी जो किया गया है, इसमें ये अर्थव्यवस्था निष्पादन जो है आधारित संरचना, सरकारी दक्षता, कारोबारी जो दक्षता आदि है, इसके आधार पर विभिन्न देशों की प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग का आकलन किया जाता है प्रति वर्ष, उसी को शो किया जाता है। तो भारत का 37वां है और प्रथम डेनमार्क का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50।
गोधन न्याय योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की? गोधन न्याय योजना, अब नाम ही ऐसा है, मुझे लगता है कि ऑप्शन देख के आप लोग पकड़ लेंगे। हाँ, ज़्यादा अगर दिमाग लगाएंगे कि नहीं इतना आसान चीज़ नहीं पूछा जा सकता है, तो फिर आप क्वेश्चंस को गलत कर देंगे। फिर भी आप अपने दिमाग को निचोड़िए, मैं ऑप्शन बोल रहा हूँ। ऑप्शन ए उड़ीसा, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी उत्तर प्रदेश और ई में से कोई नहीं या एक से अधिक। गोधन न्याय योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की? चलिए क्विक। हाँ, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ की सरकार ने। ये गोधन न्याय योजना जो है शुरुआत जो जुलाई 2020 में किया गया था। और सॉरी 28 जुलाई 2022 से इस योजना के तहत क्या किया गया है? तो गोबर के साथ साथ गौमूत्र की खरीद भी 2 रुपये प्रति लीटर शुरू की गई है। अब इसको तो आप लोग क्वेश्चन आएगा तो इग्नोर कर दीजिएगा, पता नहीं ये नहीं होगा इससे रिलेटेड, नहीं यही है, आप सही सोच रहे हैं। गोबर के साथ साथ गौमूत्र की खरीद 2 रुपये प्रति लीटर शुरू की गई है, इसी को गोधन योजना कहा गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 51, क्वेश्चन नंबर 51। खरीफ फसल वर्ष 2022-23 में धान के मूल्य में प्रति क्विंटल कितने रुपए की वृद्धि की गई? कितने रुपए की वृद्धि की गई? तो प्रति क्विंटल में कितने रुपए की, आप पहले ऑप्शन आप सुन लें। ऑप्शन ए 100, बी 110, सी 117, डी 122, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए कोशिश कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 100 रुपए की वृद्धि की गई। अब धान का न्यूनतम मूल्य जो है प्रति क्विंटल 2040 रुपए है अभी, और इसी के साथ मक्का का भी जान ले, मोटा अनाज में आता है और अक्सर पूछा जाता है, तो मक्का का है 1962 रुपये प्रति क्विंटल। इसमें जो 92 रुपये की प्रति क्विंटल वृद्धि हुई है मक्का में, और धान का वर्तमान मूल्य 2040 रुपये प्रति क्विंटल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 52 में क्वेश्चन कहा गया है, भारत के किस राज्य की सरकार ने अपने पूर्व मुख्यमंत्री को आजीवन कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्रदान किया है? आजीवन कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्रदान किया गया है। तो इसका ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी केरल, सी गोवा, डी तेलंगाना, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए न्यूज़ पढ़ते ही होंगे, पेपर तो पढ़ते ही होंगे, कहीं ना कहीं कोने पे लिखा होगा, देख लीजिए, कोशिश कीजिए कहीं नजर पड़ी हो। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गोवा, और उसका नाम है प्रताप सिंह राणा। इसका सॉरी ये 15 वर्ष तक लगातार मुख्यमंत्री रहे और 10 बार विधायक रहे, जिसका नाम प्रताप सिंह राणे है। तो इसी को आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 53। 53 में कहा गया है, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को निम्नलिखित में से किस देश ने विधिग्राह्य लीगल टेंडर मुद्रा के रूप में स्वीकार किया? ऑप्शन ए एल सल्वाडोर, बी निकारागुआ, सी केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य, डी माल्टा, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए कोशिश कीजिए। इसका सही उत्तर है ई, क्योंकि 2 इसमें से आ जाएगा, 2 देश जिसने इसको मान्यता दिया है, जैसे एल सल्वाडोर और अफ्रीकी गणराज्य दोनों। तो इसके बारे में है क्या, इसको स्वीकार करने वाला पहला जो है वो सल्वाडोर है, एल सल्वाडोर पहला है और अफ्रीकी गणराज्य दूसरा है। ठीक है, हालांकि एक इम्पोर्टेंट चीज, हाँ ये नोट कर लें,
हालांकि इन दोनों देशों का अपना स्वयं का कोई मुद्रा नहीं है। ध्यान देने योग्य बात है, स्वयं का कोई मुद्रा नहीं है, लेकिन बिटकॉइन को उन्होंने मान्यता दिया। पहला सल्वाडोर, दूसरा अफ्रीकी गणराज्य, केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 में निम्नलिखित में से किसे शांति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? सॉरी, नीति आयोग, सॉरी। निम्नलिखित में से किसे नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए अमिताभ कांत, बी परमेश्वरन अय्यर, और सी उर्जित पटेल, डी आदित्य पुरी, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए इसका सही उत्तर है बी परमेश्वरन अय्यर। और नीति आयोग के बारे में पार्ट 2 में बहुत सारी डिटेल बताए हैं, उनको जरूर देखेंगे कि नीति आयोग किसको कहते हैं, इसका पहले क्या नाम था, इसका कार्य क्या है, तो स्थापना कब हुई, ये पार्ट 2 में बताया गया है, उसे जरूर देख लेंगे। जैसे हाँ चलिए इसका हो गया, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? ऑप्शन ए डेयरी किसान, ऑप्शन बी सीमांत किसान, ऑप्शन सी फुटपाथ विक्रेता, ऑप्शन डी भूमिहीन कृषि समूह, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए हमें जैसा लग रहा है कि यहाँ आप लोग दूर दूर तक उस ऑप्शन को छोड़ेंगे और उत्तर वही होगा। आप ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे अरे किसान आंदोलन किया था तो किसान हो सकता है। अच्छा, दूध के बारे में बहुत देखते हैं कि लोन दिया जा रहा है गौशाला के लिए, इसके लिए उसके लिए, उसको सोचेंगे। अरे नहीं, कभी कभी है ना, दिखता कुछ है होता कुछ है। चलिए सही उत्तर बोलिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी फुटपाथ विक्रेता। अब ये क्यों इसको दिया गया है ये भी जानिए कि कोविड-19 में जो लॉकडाउन हुआ था उसके कारण है ना, बहुत लोग प्रभावित हुए थे, रोजी रोटी खत्म हो गई थी, दुकानें खत्म हो गई थी, लोग घर छोड़ रहे थे, तो उनके लिए ये योजना लाई गई है, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर नीति, पीएम स्वनिधि शॉर्टकट में इसको कहा जाए को। तो आवास शहरी मामला के मंत्रालय द्वारा ये इसको दिया गया है। और 1 जून 2020 को स्ट्रीट वेंडरों को उनकी आजीविका को फिर से शुरू करने के लिए किफ़ायती पूंजी ऋण प्रदान किया गया, मतलब थोड़ा रिलैक्सेशन देके उसको ऋण दिया गया है। ये कब? 1 जून 2020 को स्ट्रीट वेंडरों को। तो मोटा मोटी ये कहे फुटपाथ विक्रेताओं के लिए एक पहल है, एक मदद है, ताकि वो अपने आप की जीविका को फिर से शुरुआत कर सके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 56। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे कामकाज वहां सौर ऊर्जा द्वारा चलेगा। कौन सा है? ऑप्शन ए बेंगलोर, बी चेन्नई, सी अहमदाबाद, डी कोचीन, और ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए कोशिश कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सॉरी। तो ये 27 फरवरी 2022 को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है। ठीक है, ये केरल में स्थित है, कोची जगह का नाम है। ठीक है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड केरल के कुन्नूर जिले के पयन्नूर के निकट स्थित है। ये पयन्नूर एक स्थान है, उसके निकट स्थित है कुन्नूर जिला, वहीं पे ये कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड केरल। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट चलते हैं 57। निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? ऑप्शन ए हरियाली, बी पानी संसद, सी जल क्रांति, डी उपरोक्त में से कोई नहीं, और ई वही उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। बीपीएससी ऐसे खेल खेलते हैं। चलिए कोशिश कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हरियाली। अब ये योजना में सॉरी 2003 में 2000 करोड़ की लागत वाली जल संग्रहण से संबंधित है, और इसका विकास योजना हरियाली का शुभारंभ जो किया गया था, विकास योजना हरियाली का शुभारंभ किया गया था तो 2003 में, और 2000 करोड़ की लागत से। इसका उद्देश्य क्या था कि इसका उद्देश्य जल संग्रहण योजनाओं का है ना क्रियान्वयन और वर्षा का जल का संचयन। वर्षा का जल देखते होंगे जहाँ तहाँ बह जाता है, कीचड़ हो जाता है, पानी बर्बाद होती है, तो उसको स्टॉक करने के लिए कहीं गड्ढा बना के कहीं तालाब बना के रखा जाता है। तो कहा जाता है वर्षा के जल का संचयन करना, और पेयजल समस्या का निवारण, सिंचाई हेतु जल की व्यवस्था, और तथा वृक्षारोपण को प्रोत्साहन। तो इसमें कई चीज़ें आ गई साथ में। ठीक है, फिर से आप जान लीजिए कि जल संग्रहण योजना का जो क्रियान्वयन है वो वर्षा का जल संचयन करना है, पेयजल समस्या का निवारण करना है, सिंचाई हेतु जल की व्यवस्था करना है, वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देना है, वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 58, क्वेश्चन नंबर 58। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ नाम दिया गया, एक तरफ नियुक्ति दी गई है। चलिए ऑप्शन ए में है रुचिया कंबोज, यूएनओ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि। ऑप्शन बी कृष्णा श्रीनिवासन, IMF एशिया प्रशांत विभाग के निदेशक। ऑप्शन सी रंजना देसाई, प्रेस काउंसिल की अध्यक्ष। ऑप्शन डी नितिन गुप्ता, CBDT के अध्यक्ष। ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए कौन है? व्यक्ति है, नियुक्ति है, किस व्यक्ति का किस पद के लिए नियुक्ति हुई है, इंपॉर्टेंट है, कोशिश कीजिए। चलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई सभी सुमेलित है। जब सभी सुमेलित है तो रिपीट कर देता हूं, माइंड में बैठा लें। रुचिया कंबोज इसका UNO में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं, और श्री कृष्णनिवासन ये IMF एशिया प्रांत विभाग के निदेशक हैं। सी में रंजना देसाई प्रेस काउंसिल की अध्यक्ष हैं, और डी में नितिन गुप्ता CBDT के अध्यक्ष हैं। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। भारत के 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया? 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए बिहार, बी हरियाणा, सी गुजरात, डी मध्य प्रदेश, ई ऊपर में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुजरात। आजकल सब कुछ गुजरात में ही हो रहा है, डेवलपमेंट भी जो देखो सब गुजरात, ये भी गुजरात, और देश में स्टेट है ही नहीं। चलो कोई नहीं, अधिक बहुमत वहां से है तो वहीं होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। I2U2 का सदस्य देश है। I2U2 का सदस्य देश कौन है? तो इसका ऑप्शन में है ऑप्शन ए ईरान, बी इराक, सी उज्बेकिस्तान, डी UAE, और ऑप्शन ई में उपरोक्त से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए कोशिश कीजिए। इसका सही उत्तर है UAE, इसका सदस्य देश है। अब सवाल उठता है कि सदस्य देश इसमें कितने हैं I2U2 में? तो आप नोट कर लें, इसमें 4 सदस्य देश हैं,
और कौन कौन है वो भी जान लें। इंडिया, इजराइल, अमेरिका और यूएई। इसका जो पहला शिखर सम्मेलन है वर्चुअल तरीके से हुआ था कहाँ? 14 जुलाई 2022 को। कब हुआ? 14 जुलाई 2022 को। और I2U2 का परिकल्पना 18 अक्टूबर 2021 में इन चारों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में की गई थी। और इसका उद्देश्य जो है 6 क्षेत्रों में सहयोग करना था। 6 क्षेत्र कौन कौन है? जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा की पहचान, पारस्परिक सहयोग एवं संवर्धन करना। चलिए, ये 60वां क्वेश्चन होने के बाद 20 क्वेश्चन इसमें पूरे हुए। और आप लोग वीडियो कैसा लगा और वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कोई प्रश्न हो तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, उसका उत्तर दिया जाएगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दिया करें। धन्यवाद।